नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जैसे ही हमारे ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल, गैमेटोजेनेसिस, इन सभी की हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भी जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा हमने प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंगों के आधार पर, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भी वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकंड जो है द्वितीयक जनन अंग या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो भाई मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन है, यानी जो अंडाणु बनाएगा वो। जैसे कि नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन था, वृषण, उसी प्रकार मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, ओवरीज। संख्या 2 होती है बच्चों इनकी, संख्या 2। और इनको प्राथमिक जनन अंग क्यों माना है, इनमें अंडाणु का निर्माण होता है, प्रोड्यूस ओवम। और बातें करते हैं अंडाशय के बारे में। देखो भाई, अंडाणु का निर्माण जो है ना, अंडाणु का निर्माण शारीरिक ताप पर हो जाता है भी। यानी इन्हें बॉडी से बाहर होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसी पर ओम बन सकते हैं, परंतु शुक्राणु 37 डिग्री पर नहीं बन सकते हैं। साथ में अंडाशय मादा जनन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। स्त्रावण करती है, सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एक चीज और ध्यान रखना, दोनों अंडाशय या ओवम एकांतर क्रम से अंडाणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी एक अंडाशय एक महीने, दूसरा अंडाशय दूसरे महीने, इस प्रकार से अल्टरनेट फॉर्म में ओवम प्रोड्यूस करेंगे। दोनों एक साथ नहीं करते हैं। रेयर केस में ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अन्यथा इस एक महीने एक अंडाशय बनाएगा और उससे अगले महीने दूसरा अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा। एक ही अंडाणु बनता है, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना की या सेक्शन ऑफ ओवरी। देखो भाई, इस प्रकार से अंडाशय की संरचना है। ये एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं भी, प्राथमिक पुट्टिका,
प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी जो है ये कन्वर्ट होते हैं टर्सरी फॉलिकल में, और जब टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तब इसमें एंट्रम द्रव भर जाता है भी, एंट्रम फ्लूइड ये भर जाता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है भी ग्राफियन फॉलिकल में, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल, और इसके बाद में जैसे ये परिपक्व होता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाता है भी, टूट जाता है, और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर आ जाता है, यानी अंडोत्सर्ग हो गया भाई, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और ये ध्यान रखना ये सेकेंडरी oocyte है, क्या बच्चों, सेकेंडरी oocyte। अब कई बच्चों ने जिन्होंने एक बार भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा उनको शायद लग रहा होगा भी ये क्या हो रहा है, परंतु आपकी ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। पर अभी आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं भी। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भी अंडोत्सर्ग मतलब, अंडोत्सर्ग क्या है, अंडाशय से अंडाणु का बाहर आना, और ये कौन सा बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte आता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। किसके टूटने से, ग्राफियन पुट्टिका। अब इसके बाद ये ग्राफियन पुट्टिका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी भाई एक संरचना में जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। आपसे पूछ सकता है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करती है, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इस ग्राफियन पुट्टिका से ही बनता है जब इससे अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, और निषेचन यदि न हो तो ये कॉर्पस ल्यूटियम वापस खत्म हो जाती है, और जब ये नष्ट होती हुई कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होती हुई, और इस संरचना को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार हमने देखे भी शुक्राणु जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल्स द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और इनके अंदर ओवम डेवलप होता है, और ये टूटने से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, और ये संरचना कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अगर निषेचन न हो तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। निषेचन हो जाए तो ये गर्भावधि तक ऐसे ही बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण निरंतर करती रहती है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये नष्ट हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीशन क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो अभी ये चीजें और ज्यादा मैं आपको बार बार 3 बार ये समझा दूंगा, जैसे हमें पता लग जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के फंक्शंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्कर की जब हम बात करेंगे तो ये सारी पिक्चर्स हमारी क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर। मादा जनन तंत्र में भी इसकी संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से संरचना होती है भी, और यहां पर पाए जाते हैं अंडाशय। क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। तो अब इसको हम लेबल कर लेते हैं, ये है अंडाशय, ठीक है, ओवरी। ये है गर्भाशय,
यूट्रस, यूट्रस। ये है डिंब वाहिनी, बड़ी इंपॉर्टेंट है भी, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। डिंब वाहिनी, अंड वाहिनी, ओविडक्ट, सारे नाम बता रहा हूं, किसी नाम से आ जाए क्वेश्चन। या इसको बोलते हैं फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग हैं। ये आगे वाला भाग जो है ये कहलाता है इनफंडिबुलम, ये जो भाग है सबसे लंबा, ये भाग जो है ये कहलाता है एम्पूला, एम्पूला। और ये भाग जो है ये कहलाता है इस्थमस। ठीक है भी। तो ये आगे गर्भाशय के बाद यहाँ पे वेजाइना स्टार्ट हो जाती है, योनि। ये जो गर्भाशय बच्चों, इसकी 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गर्भाशय की 3 परतें हैं। सबसे आंतरिक जो ब्लैक कलर वाली है वो है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है भी? एंडोमेट्रियम। बीच वाली जो परत है ये कहलाती है मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक जो परत है ये कहलाती है पेरीमेट्रियम। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भाशय की कितनी दीवारें हैं, कितनी लेयर्स हैं? तो एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे बाह्य जो है पेरीमेट्रियम है। ये इंपॉर्टेंट परत है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट परत है, क्योंकि जो भ्रूण है वो इसी से, जायगोट जो है इसी से आके चिपकता है, युग्मनज इसी से आकर चिपकता है। तो अब बात करते हैं इन सभी भागों की। तो अंडाशय के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग। तो इसके अंदर भाई अब आएगा क्या? डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी या फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। संख्या 2, संख्या कितनी है भाई? 2 है, जैसा कि आपने देखा। और 3 इसके भाग हैं, इनफंडिबुलम, एम्पूला और इस्थमस। ये भाग जो होता है सबसे लंबा व चौड़ा भाग होता है भी, सबसे लंबा व चौड़ा भाग है। और निषेचन स्थल भी है भी, निषेचन स्थल है, यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पूला रीजन। अब आपसे सीधा ही पूछ ले, सीधा पूछ ले, इतनी डिटेल में ना जाए, तो वो पूछ ले निषेचन स्थल कौन है बच्चों? तो यह निषेचन स्थल है। क्या है? निषेचन स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। निषेचन स्थल कौन है? निषेचन स्थल जी फेलोपियन ट्यूब है। और फेलोपियन ट्यूब में पूछ ले पर्टिकुलर जगह कौन सी है, तो एम्पूला रीजन है। सबसे चौड़ा व लंबा भाग जो है फेलोपियन ट्यूब का ये होता है। तो हमें वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे, हमें आना चाहिए। अब बात करते हैं इसी डिंब वाहिनी की ओर। तो भाई डिंब वाहिनी की और बातें करें तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? डिंब वाहिनी, महिला नसबंदी, महिला नसबंदी, यानी
ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में इन्हें बांध दिया जाता है। अब इसको बांध देंगे भाई, इसको बांध देंगे तो फिर स्पर्म जो है यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे भाई। अगर इनको यहां से बांध दिया तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे, स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो भाग है नंबर 2 जो है वो है गर्भाशय, यूट्रस। तो भाई यहां भ्रूण परिवर्धन होता है भी। क्या होता है बच्चों? भ्रूण का परिवर्धन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, या मैं कहूं भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास यानी युग्मनज से शिशु, गर्भस्थ शिशु की डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस जो है वो गर्भाशय में होता है। इसकी 3 दीवारें होती है भी, 3 परतें हैं। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत है बच्चों। क्या है भाई? सबसे आंतरिक परत है। और इसके बारे में 2-3 बातें और देख लेना। युग्मनज यहीं जुड़ता है, युग्मनज का जुड़ाव या युग्मनज की जो जितनी भी संरचनाएं हैं वो आगे से आगे जब कन्वर्ट होती हैं, जैसे उसके अंदर मोरूला स्टेज आएगी, ठीक है, ब्लास्टूला होगी, तो फिर वो जो एक मास लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आके जुड़ती है, तो हम ये कह सकते हैं। और साथ में यह परत निषेचन न होने पर प्रोजेस्टेरोन के अभाव में प्रत्येक माह टूटती है, वह नहीं बनती है। यानी अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये परत जो है हर महीने टूटेगी, नहीं बनेगी, और रक्त के रूप में बाहर आती है, रक्त के रूप में निष्कासित होती है भी, रक्त के रूप में निष्कासित होती है हर महीने। यानी हर महीने ये परत जो है बच्चों अगर निषेचन ना हो तो टूटती है। निषेचन हो गया, देखो प्रोजेस्टेरोन की कमी में कुछ समझ आ रहा है क्या? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर निषेचन नहीं होता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बंद कर देगी, बंद करते ही ये परत टूट जाएगी। और मैंने ये भी लिखा था कॉर्पस ल्यूटियम जो है निषेचन के बाद पूरी गर्भावधि तक बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती रहती है, तो ये परत नहीं टूटती है। इसके बाद है गर्भाशय के बाद योनि, वेजाइना। यह भाई यह नलिका समान संरचना है। इसका बाह्य भाग या एक्सटर्नल जेनिटलिया जो वल्वा कहलाता है भी, वल्वा कहलाता है, बाह्य जननांग जो है वल्वा कहलाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इस वल्वा में
वल्वा में एक भाग होता है भगशेफ। क्या होता है भी? भगशेफ। ये इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। यह नर जनन तंत्र के शीशन मुंड के समजात अंग है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन ऑफ ग्लांस पेनिस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी। भगशेफ जो है किसके समजात अंग है? ग्लांस पेनिस के शीशन मुंड के समजात अंग है। ठीक है बच्चों, तो ये था मादा जनन तंत्र, उसके भाग। अभी हमने इसमें बहुत सारी बातें करनी है नर जनन तंत्र की तरह। यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें समझनी जरूरी है। मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूं बच्चों। एक तो निषेचन न होने की स्थिति में, निषेचन न होने पर क्या होगा भाई? मान लो इस अंडाशय ने अंडाणु बनाया परंतु स्पर्म नहीं आए, इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ। तो बच्चों ये जो है ये नष्ट हो जाएगा। निषेचन न होने पर क्या हो जाएगा? अंडाशय अंडाणु नष्ट हो जाएगा भाई, अंडाणु नष्ट हो जाएगा। अंडाणु नष्ट हो जाएगा तो आपको पता है भी कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण कौन करती है? सिक्रीशन कौन करती है? कॉर्पस ल्यूटियम। गिरेगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो इसकी जो सबसे आंतरिक दीवार है वो बच्चों टूट जाएगी और योनि के माध्यम से रक्त के रूप में बाहर आ जाएगी। यदि निषेचन होता है, वैसे तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट बनने की बात की प्रोसेस है, पर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं भी मान लो स्पर्म मिल गए ओवम को तो ये युग्मनज बन जाएगा भाई। फिर ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से ये इस आंतरिक दीवार पर चिपक जाएगा। फिर भ्रूण का विकास हो जाएगा, भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण बनेगा, फिर शिशु का जन्म हो जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या समझने वाली बात है भी निषेचन होने पर यानी फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम पूर्ण गर्भावधि तक बनी रहेगी। यानी जितना भी प्रेगनेंसी पीरियड है तब तक ये बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती रहेगी, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती रहेगी और प्रोजेस्टेरोन की कमी नहीं आएगी तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी। तो फिर ये मासिक चक्कर जो है, ब्लीडिंग वाला प्रोसेस जो है, ये 9 महीने तक, 9 से ज्यादा भी आगे 5-6 महीने और बंद रहता है तो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता ही नहीं।
तो इस प्रकार से ये दो कंडीशंस हैं बच्चों। एक तो निषेचन न होने पर क्या क्या प्रोसेस होंगे, एक निषेचन होने पर क्या प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया होगा, यानी पहले हमने जो बातें की थी उससे ज्यादा बेटर समझ आ गया होगा। अब जब हम पर्टिकुलर मासिक चक्रों को पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रहेगी इसकी सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स, देखो भाई सहायक ग्रंथियों के अंदर एक तो आती है बर्थोलिन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि भी, बर्थोलिन ग्रंथि। संख्या दो ये काउपर ग्रंथि के समजात है भी, होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड। क्या करती हैं, क्षारीय व चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करती है, यानी एल्केलाइन एंड लुब्रिकेंट फ्लूइड सिक्रीट करती है भी। अब इसका फायदा क्या है अभी, अब इसका फायदा क्या है, यह योनि की अम्लीयता को क्या कर देता है अभी, नष्ट कर देता है, योनि की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। जैसे कि काउपर ग्रंथि कर रही थी यूरेथ्रा की अम्लीयता को नष्ट, यानी स्पर्म्स जो हैं वो मरने नहीं चाहिए, एल्केलाइन ही मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए, यानी डीनेचर एसिडिक मीडियम। ये फ्लूइड क्या काम करता है, डीनेचर करता है एसिडिक मीडियम। तो ये होगी बर्थोलिन ग्रंथि। इसके बाद अभी मैमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, ये क्या करते हैं अभी, शिशु के जन्म लेने के बाद, शिशु के जन्म के बाद दुग्ध स्त्रावण करती हैं, सिक्रीट मिल्क। और ये जो मां का दूध है ये सर्वोत्तम आहार है अभी बच्चे के लिए, सर्वोत्तम आहार है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे पोषक तत्व हैं, एंटीबॉडीज हैं, बड़ी बनाई एंटीबॉडी, यानी बच्चे को एक्स्ट्रा 6 महीने तक कुछ भी बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना मतलब एंटीबायोटिक भी इसके अंदर होती है, एंटीबॉडीज, क्योंकि बच्चा जो है वो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस वातावरण में, वो यहाँ के बैक्टीरिया वायरस से लड़ नहीं सकता, इम्यून सिस्टम अभी उसका इतना स्ट्रोंग नहीं हुआ है, तो उसकी सुरक्षा करता है ये दूध, उसमें एंटीबॉडीज है तो उसको बीमारी नहीं होगी। तो ये सर्वोत्तम आहार है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। अब यहाँ पे इसके सिक्रीशन में हार्मोन्स का रोल है, एक तो ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये बर्थ हार्मोन भी कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, बर्थ हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये मांसपेशियों में दबाव डालता है। अगर
डिलीवरी के समय ये गर्भाशय की दीवारों पर दबाव डालता है जिससे लेबर पेन क्रिएट होता है, और शिशु के जन्म लेने के बाद ये स्तन ग्रंथियों में दबाव डालता है। तो दुग्ध स्त्रावण में भी सहायक है भी ये, दुग्ध स्त्रावण में सहायक है। एक हार्मोन है बच्चों प्रोलैक्टिन, कौन सा? प्रोलैक्टिन। ये भाई यह हार्मोन दुग्ध निर्माण में सहायक है भी। किसमें सहायक है? मिल्क प्रोड्यूस करने में प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायक है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, एसेसरी ग्लैंड्स और फर्टिलाइजेशन होने और न होने की सारी स्थितियां हमने देख ली। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, किस प्रकार से अंडाणु और स्पर्म्स बनते हैं, प्रोसेस क्या है, हॉर्मोन्स का क्या फर्क है भी, मैच्योरिटी के बाद एक प्यूबर्टी एज आने के बाद ही स्पर्म्स और ओवम बनने लगते हैं, उसका क्या रोल है, कौन कौन सी ग्लैंड्स उसमें हेल्प करती हैं, कौन से हार्मोन वो सिक्रेट करती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।